अथर्व वहां से जाने लगता है कि कुछ कदम चलकर बिना पीछे पलटे कहता है, स्कूल में जाकर अपना रिजाइन लेटर दे देना, क्योंकि कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलने वाली हो, मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर। अथर्व की बात सुनकर ईशा गुस्से से कहती है, क्यों? पहले नौकर बना दिया, फिर रखेल, और अब पर्सनल असिस्टेंट भी बना रहे हो। दुनिया में और कोई इंसान नहीं है ये सब काम करने के लिए? या फिर अथर्व राठौड़ के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने हर एक काम के लिए अलग अलग इंसान को हायर कर सके? अथर्व गुस्से से पीछे पलटकर ईशा को अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहता है, अपनी हद में रहो, वरना अथर्व राठौड़ अपनी हदें भूल जाएगा। ईशा नफरत से मुंह मोड़ते हुए कहती है, जो इंसान अपनी हदें जानता ही नहीं, वो क्या ही अपनी हदें भूलेगा? मुझे लगता है आपके पेरेंट्स ने आपको आपकी हदें बताई ही नहीं, वरना आज आप इस तरह के इंसान नहीं होते। पेरेंट्स की बात सुनकर अथर्व गुस्से से जलने लगता है और वो ईशा की बाजू पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। ईशा ने सब कुछ कह तो दिया था, क्योंकि उसके अंदर अथर्व को लेकर गुस्सा और नफरत भरी हुई थी, लेकिन अब उसे अथर्व के गुस्से से डर लग रहा था कि कहीं वो उसके साथ कुछ गलत न कर दे। यही डर अब उसे सताने लगा। ईशा अथर्व से कहती है, मेरा हाथ छोड़िए। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? मैंने जो कहा सच कहा। अगर आपसे सच नहीं सुना जाता तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा हाथ छोड़िए। सुना नहीं आपने? मेरा हाथ छोड़िए। ईशा बहुत कोशिश करती है, पर वो अथर्व से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती। उसे पैर में भी दर्द हो रहा था, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी? अथर्व, जिसे गुस्से में कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबरदस्ती ईशा को अपने साथ ले जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि ईशा को दर्द भी हो रहा होगा। अथर्व को ईशा के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जबरदस्ती ईशा को लेकर नीचे आता है। नीचे आने के बाद अथर्व ईशा को धक्का देकर कार में बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है, फिर मेंशन से निकल जाता है। इस वक्त अथर्व बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसी वजह से वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, इतनी तेज कि गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। ये देखकर ईशा बहुत डर रही थी, लेकिन इस वक्त वो उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती और अथर्व को रोकते हुए कहती है, रुको, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, छोड़ो मुझे। लेकिन अथर्व नहीं रुकता। उसके न रुकने पर ईशा गुस्से में बार बार स्टीयरिंग पकड़कर इधर उधर घुमाने लगती है ताकि वो गाड़ी रोक दे, पर अथर्व फिर भी नहीं रुकता। कुछ देर बाद जब अथर्व को एहसास होता है कि ईशा नहीं मानने वाली, तो वो अचानक ब्रेक मार देता है। कार एक तेज आवाज के साथ सड़क पर रुक जाती है। अथर्व ने इस वक्त सीट बेल्ट पहनी हुई थी, इसलिए उसे ब्रेक लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ईशा ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिससे वो सीधे डैशबोर्ड से टकराने को होती है। लेकिन उससे पहले ही अथर्व उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और बिना एक पल गंवाए उसके होठों पर अपने होठ रखकर रफली किस करने लगता है। अथर्व की किस बहुत वाइल्ड और रफ थी, क्योंकि वो अपने गुस्से को उसी किस के जरिए ईशा पर उतार रहा था। ईशा अथर्व के चेस्ट पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर चाहकर भी उसे दूर नहीं कर पाती। समय के साथ अथर्व की किस और ज्यादा वाइल्ड होती जाती है, इतनी कि ईशा के होठों से खून निकलने लगता है। उसका स्वाद खुद अथर्व भी महसूस करता है, पर फिर भी ईशा को नहीं छोड़ता और लगातार किस करता रहता है। करीब 20 मिनट लंबी किस के बाद जब ईशा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तब जाकर अथर्व उसे छोड़ता है। ईशा के होंठ पूरी तरह लाल हो चुके थे और उन पर सूजन भी आ चुकी थी। जैसे ही अथर्व उसे छोड़ता है, ईशा गुस्से में खींचकर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ती है और गहरी सांसें लेते हुए कहती है, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं तुम्हारा गुस्सा उतारने का कोई खिलौना नहीं हूँ, जिस पर जब चाहो तुम अपना गुस्सा उतार दो। ईशा के थप्पड़ मारते ही अथर्व, जो बेकाबू था, अचानक शांत हो जाता है और जलती हुई आंखों से ईशा को घूरने लगता है, जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। भले ही थप्पड़ से वो शांत हो गया था, लेकिन उसका गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो गुस्से से कार से बाहर निकलता है, ईशा की तरफ आता है और उसका दरवाजा खोलकर उसे जबरदस्ती बाहर निकालता है और कहता है, बहुत शौक है ना मुझसे दूर जाने का? तो ठीक है, अब जाओ। ये कहकर अथर्व दरवाजा बंद करता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल जाता है। अथर्व का इस तरह से जाना ईशा को कुछ समझ नहीं आता, पर उसे जाते देख ईशा खुद से कहती है, ठीक है, चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहने का कोई शौक नहीं है मुझे। ये कहते हुए ईशा अथर्व की जाती हुई कार को देख रही थी। जब अथर्व की कार उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, तो वो अपने आसपास देखने लगती है और ये देखकर डरने लगती है, क्योंकि वहां चारों तरफ सिवाय जंगल के कुछ नहीं था। चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल फैला हुआ था। दूर दूर तक सड़क पर एक भी साधन नहीं था जिससे ईशा अपने घर तक पहुंच सके। चारों ओर देखने के बाद ईशा को बहुत डर लगने लगता है। वो जल्दी से अपना फोन चेक करती है, पर उसका फोन तो मेंशन में ही रह गया था। उसके पास कुछ भी नहीं था और न ही वहाँ कोई इंसान था जिससे ईशा मदद मांग सके या किसी को बुला सके। दूर दूर तक या तो जंगल था या फिर सुनसान सड़क। ईशा, जिसके पैर में पहले से ही दर्द था, धीरे धीरे सड़क पर चलने लगती है। वो करीब आधे घंटे तक चलती रहती है,
लेकिन उसे न तो कोई इंसान मिलता है और न ही जंगल खत्म होता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये जंगल कोई मायावी हो जो बढ़ता ही जा रहा हो और खत्म होने का नाम ही न ले रहा हो। ईशा चलते चलते रुक जाती है क्योंकि अब उसका पैर बहुत दर्द करने लगा था और वो चल भी नहीं पा रही थी। रुककर वो खुद से कहती है, क्या करें, कहाँ जाएं हम, किससे मदद मांगे, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। ईशा आसमान की ओर देखते हुए कहती है, हे महाकाल, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। अपनी बात पूरी करके ईशा इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर ईशा खुद से कहती है, ये क्या, जंगल में गाने की आवाज, क्या यहाँ कोई है। ईशा थोड़ी रुकती है और फिर खुद से कहती है, अगर यहाँ कोई है तो वो जरूर मेरी मदद करेगा, फिर मैं अपने घर जा पाऊंगी। ये कहकर ईशा गाने की आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। ईशा दर्द भरे पैर के साथ जैसे तैसे उस दिशा में बढ़ती जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे 3-4 लड़के दिखते हैं जो गाना चलाकर बैठे हुए थे और साथ ही ड्रिंक कर रहे थे। उन्हें देखकर ईशा को थोड़ी उम्मीद मिलती है और वो उसी उम्मीद में उनकी ओर बढ़ने लगती है। अभी वो उनकी तरफ जा ही रही थी कि तभी एक लड़का कहता है, यार तू पार्टी करने के लिए बहुत अच्छी जगह लेकर आया है, हम सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। शराब है, कबाब है, लेकिन शबाब नहीं है, और अगर वो मिल जाती तो पार्टी का मजा ही आ जाता। दूसरा लड़का कहता है, हाँ यार सही कहा, हम रात से यहाँ पार्टी कर रहे हैं, मजा बहुत आया, पर अगर आग बुझाने के लिए कोई लड़की मिल जाती तो रात और भी रंगीन हो जाती, माँ कसम मैं तो उसे कच्चा चबा जाता। तीसरा लड़का कहता है, अरे ये क्या बात हुई, तू अकेले ही उसका स्वाद लेगा, हम भी तो हैं यहाँ, हम सब लाइन में लगकर उसका मजा लेते यार। उसके ऐसा कहते ही सब हंसने लगते हैं। तभी चौथा लड़का कहता है, पर क्या फायदा इन सब बातों का, यहाँ कोई लड़की तो है ही नहीं। ईशा जो उनकी ओर बढ़ रही थी उनकी बातें सुनकर डर जाती है और घबरा भी जाती है। ईशा अभी भी उन्हें देख ही रही थी कि तभी वो देखती है कि एक लड़का उसी ओर देखने लगा है। ईशा जल्दी से पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है ताकि वे लोग उसे देख न पाए। उसे अंदाजा हो चुका था कि अगर उन लोगों ने उसे देख लिया या उसने उनसे मदद मांगी तो वे लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। इसी डर से ईशा अपने आप को छुपा लेती है। वो लड़का जो ईशा की ओर देख रहा था उसी दिशा में घूरने लगता है। काफी देर तक देखने के बाद दूसरा लड़का कहता है, क्या हुआ यार, वहाँ क्या देख रहा है, कहीं हुस्न की परी तो नहीं देख ली। पहला लड़का कहता है, अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, पर मुझे लगा जैसे वहाँ कोई लड़की थी। तीसरा लड़का कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये जंगल है और जंगल में लड़की क्यों आएगी, तू भी पागल है। चौथा लड़का कहता है, हम अभी लड़की की ही बातें कर रहे थे और तुझे अब लड़की दिख भी गई, तू भी न यार। दूसरा लड़का कहता है, अरे यार तुम लोग मुझे झूठा साबित करने पर तुले हुए हो, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई लड़की थी। अपनी बात पूरी करके वो लड़का उस ओर बढ़ जाता है जहाँ ईशा छुपी हुई थी। लड़के को अपनी तरफ आता देख ईशा बहुत डर जाती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि वे उसकी मदद करें और उसे इन दरिंदों से बचा लें। इसी बीच अथर्व इस वक्त बहुत गुस्से में था और उसी गुस्से के साथ ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचते ही वो अपने असिस्टेंट पारस से कहता है, 15 मिनट है तुम्हारे पास, मीटिंग अरेंज करो और मुझे उसमें पिछले 1 महीने की सारी रिपोर्ट चाहिए। अथर्व की बात सुनकर पारस हैरान रह जाता है क्योंकि 15 मिनट में मीटिंग अरेंज करना और पिछले 1 महीने की रिपोर्ट इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी पारस सर हिलाकर वहां से चला जाता है। अथर्व गुस्से से अपने केबिन में जाता है और वहां जाकर काम करने लगता है। 15 मिनट बाद मीटिंग हॉल में 30 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन सबके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। सब बहुत घबराए हुए थे। कुछ ही देर में वहां अथर्व भी पहुंचता है। उसके मीटिंग हॉल में कदम रखते ही सब लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं क्योंकि इस वक्त अथर्व का ऑरा बेहद खतरनाक था। वैसे तो उसका ऑरा हमेशा ही खतरनाक रहता था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही था, इसलिए सब लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि किसके साथ कब क्या हो जाए। अथर्व पारस के सामने से गुजरते हुए अपनी कड़क आवाज में कहता है, मीटिंग शुरू करो। मीटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन मीटिंग हॉल में एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अथर्व की नजर भी उसी पर थी, मगर इस तरह से कि उस शख्स को अंदाजा भी नहीं था कि अथर्व उसे देख रहा है या नहीं। पारस अथर्व की बात सुनकर वहां लगी स्क्रीन ऑन कर देता है। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही अथर्व के चेहरे पर गंभीरता के साथ एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है जिसे कोई देख नहीं पाता। मीटिंग अभी चल ही रही थी कि वही शख्स जो डर रहा था अचानक अपनी जगह से खड़ा होता है और अथर्व पर गन तानते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिंदा बच जाओगे? नहीं, कभी नहीं। मैं जानता हूँ तुमने मुझे पहचान लिया है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम मुझे मारोगे। अगर आज तुमने मुझे मार भी दिया तब भी तुम खुद नहीं बचोगे, तुम बहुत जल्द मरोगे, और वो भी कुत्ते की मौत। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके दिल में एक खंजर धंस जाता है।
उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो कभी अथर्व को देखता, कभी अपने दिल में धंसे खंजर को। मीटिंग हॉल में मौजूद हर शख्स डर के मारे कांप उठा, मगर अथर्व के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अपनी जगह से खड़ा होकर जमीन पर गिर चुके उस शख्स के पास आता है, खंजर पर पैर रखते हुए ठंडी आवाज में कहता है, तुम जैसे कुत्ते शेर का शिकार नहीं कर सकते, इसलिए अपनी 2 कौड़ी की बकवास अपने पास रखो और शांति से भगवान के पास जाओ। मेरे साथ जो गलत किया उसकी सजा तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन जो तुमने लोगों के साथ गलत किया है उसकी सजा तुम्हें वही देंगे। वो शख्स दर्द से कराह उठा। आहा। इसके साथ ही अथर्व के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। वो खंजर को अपने पैर से एक झटके में आर पार कर देता है और बिना पीछे देखे वहां से बाहर चला जाता है। उधर दूसरा लड़का अभी भी ईशा की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी तीसरा लड़का बोला, अरे ओ, कहाँ जा रहा है? वापस आ, वहाँ कोई लड़की नहीं है। तुझे शराब का नशा चढ़ गया है, इसीलिए चुपचाप आकर बैठ जा। पहला लड़का बोला, बैठने का टाइम नहीं है, अब हमें चलना चाहिए। चौथा लड़का बोला, हाँ अब चलो। वो चारों अपना सामान उठाकर जीप से वहां से निकल जाते हैं। ईशा अब तक चुप रही थी क्योंकि वो गलती से भी उनके सामने नहीं आना चाहती थी। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो लोग जा चुके हैं तो वो पेड़ का सहारा लेकर पंजों के बल बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद वो खुद को संभालती है और वापस रोड की ओर चल पड़ती है। थोड़ी देर में ईशा रोड किनारे पहुंच जाती है, मगर अब उसे डर था कि कहीं वो लोग लौट ना आए या कोई और वैसा गुंडा वहां से ना गुजर जाए। इस डर से वो पास के एक पेड़ के नीचे छुप जाती है ताकि जल्दी से कोई उसे देख ना पाए। सुबह से शाम हो गई, मगर उस रास्ते से कोई नहीं गुजरा। ईशा अब भी पेड़ के नीचे बैठी थी और डर से कांप रही थी। इधर रात 9 बजे अथर्व ऑफिस से घर लौटता है। वो राठौड़ मेंशन न जाकर AR मेंशन जाता है क्योंकि उसे अकेले रहना था। अंदर जाते ही वो सीधे अपने कमरे में जाता है। वॉशरूम में जाकर शॉवर लेता है, फिर ट्राउजर और टी-शर्ट पहनकर बाहर आता है। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट खाना लेकर आता है, मगर अथर्व सुबह से भूखा होने के बावजूद खाने से मना कर देता है। उसे न जाने क्यों अधूरापन और खालीपन महसूस हो रहा था। सर्वेंट के जाने के बाद अथर्व बालकनी में जाकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगता है। 2-3 सिगरेट पीने के बाद वो बेड पर लेट तो जाता है, लेकिन नींद नहीं आती। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद अचानक उठकर झुंझलाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं आ रही, और जब बीवी पास होती है तो बिना दवाई के भी नींद आ जाती है। आज वो नहीं है तो? तभी जैसे उसे कुछ याद आता है। सर पकड़ते हुए जल्दी से कहता है, ओ नो, क्या वो अभी तक वापस नहीं आई? ये सोचकर वो नीचे आता है और बार बार बीवी बीवी कहकर ईशा को आवाजें लगाता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। और मिलता भी कैसे? ईशा वहां थी ही नहीं। अथर्व तुरंत समझ जाता है कि ईशा अभी तक घर नहीं लौटी है। ये एहसास होते ही वो फोन उठाकर गौतम को कॉल करता है। एक ही रिंग में कॉल उठाते हुए गौतम कहता है, यस सर। अथर्व सख्त लहजे में कहता है, गाड़ी निकालो और सारे बॉडीगार्ड्स को साथ ले लो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनकर बाहर आता है, जहां गौतम और बॉडीगार्ड पहले से खड़े होते हैं। अथर्व फौरन वहां से निकल जाता है। जंगल में ईशा बहुत रो रही थी। अंधेरे का डर, जंगली जानवरों की आवाजें और ठंड का मौसम सब मिलकर उसकी हालत और खराब कर रहे थे। उसने सिर्फ नीले रंग का सूट पहना था और सर्दी से कांप रही थी। कुछ देर बाद अथर्व उसी जगह पहुंचता है जहां उसने ईशा को छोड़ा था, मगर अब वहां ईशा नहीं थी। ईशा को न पाकर अथर्व गुस्से और सख्ती से सबको आदेश देता है, ईशा को ढूंढो, जितना जल्दी हो सके। उसकी बात सुनकर सब लोग जंगल में फैल जाते हैं, मगर अथर्व का दिल बेचैन हो रहा था। उसे रह रहकर ईशा की फिक्र सताने लगती है। मन ही मन खुद से कहता है, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्यों मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काफी देर खोजने के बाद भी ईशा का कुछ पता नहीं चलता तो अथर्व गाड़ी में बैठकर अकेले ही आगे निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर गया था कि उसकी धड़कन अचानक तेज होने लगी। ब्रेक लगाकर वो गाड़ी रोकता है और सीने पर हाथ रखकर बुदबुदाता है, ये क्या हो रहा है मुझे? धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल अथर्व उसी जगह रुका था जहां उस वक्त ईशा थी। गाड़ी के ब्रेक की आवाज सुनकर ईशा उस ओर देखती है, लेकिन उसे अथर्व का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता क्योंकि अथर्व इस वक्त बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर इस वजह से अथर्व का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर ईशा, जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे घास में छुपी बैठी थी, उसे अपने आसपास हलचल महसूस होती है। ये हलचल महसूस करते ही ईशा और ज्यादा घबरा जाती है और डर की वजह से गलती से चीख देती है। चीख सुनकर अथर्व, जो अभी भी गाड़ी का सहारा लेकर बाहर खड़ा था, चारों ओर देखने लगता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए वो ईशा को आवाज लगाते हुए कहता है, बीवी, बीवी, कहाँ हो तुम?
बाहर आओ। भले ही ईशा और अथर्व की शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ईशा अब तक अथर्व की आवाज और उसके स्पर्श को पहचानने लगी थी। इसलिए जैसे ही अथर्व की आवाज उसके कानों में पड़ी, वो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ जाती है। बिना एक पल गंवाए ईशा तेजी से अथर्व के सामने पहुंच जाती है। न जाने क्यों, लेकिन ईशा को भरोसा था कि अथर्व उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। जैसे ही ईशा बाहर आती है, अथर्व उसे देख लेता है, क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट अब भी जल रही थी। ईशा सड़क के एक किनारे पर थी और अथर्व दूसरे किनारे पर। ईशा को देख अथर्व के दिल को सुकून मिलता है। उसे एक तसल्ली सी हो जाती है। ईशा को सही सलामत अपने सामने देख वो गहरी सांस छोड़ता है और अनजाने में अपनी बाहें फैला देता है। ये देखकर ईशा रोते रोते दौड़कर अथर्व के सीने से लग जाती है। अथर्व भी उसे अपने आगोश में समेट लेता है। ईशा अथर्व के सीने से लगकर लगातार रोती रहती है और कांपती रहती है, जिसे अथर्व महसूस कर पा रहा था। काफी देर तक जब ईशा शांत नहीं होती, तो अथर्व उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामता है और अपने होंठ उसके होठों पर रखकर बहुत ही हल्के और सॉफ्ट तरीके से किस करता है। आज की इस किस में न गुस्सा था न नफरत। अथर्व इस किस के जरिए ईशा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे ईशा का डर कम होने लगा और वो अथर्व की किस में पिघलने लगी। न जाने कब उसने भी अथर्व को किस बैक करना शुरू कर दिया और अपने हाथ उसके बालों में उलझा दिए। करीब 20 मिनट की पैशनेट किस के बाद जब ईशा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो अथर्व ने उसे छोड़ा और अपना माथा उसके माथे से टिकाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ईशा भी वैसा ही करने लगी। फिर अथर्व ने एक बार फिर ईशा को गले लगा लिया। उसका एक हाथ ईशा की पीठ पर था और दूसरा उसके सिर पर। दोनों दुनिया को भूलकर सुकून से एक दूसरे की बाहों में थे। तभी अथर्व की नजर सामने पड़ी और उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ईशा को अपने पीछे कर लिया। अगले ही पल पीछे से एक जंगली भेड़िया उस पर झपटा और उसकी पीठ पर गहरा घाव कर गया। अथर्व के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली और ईशा डर से चीख उठी। वो भेड़िया बेहद खतरनाक था। उसकी पीली आंखें और भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं। अथर्व पर अटैक करने के बाद भेड़िया थोड़ा पीछे हटकर उनकी ओर घूरने लगा। ईशा फिर से डर के मारे चीख पड़ी। भेड़िया दोबारा छलांग लगाता, लेकिन इस बार अथर्व ने उसकी गर्दन पकड़ ली। भले ही भेड़िया उसके पंजों से लगातार हमला करता रहा और अथर्व के शरीर पर कई घाव बनते गए, लेकिन अथर्व ने हिम्मत नहीं हारी। वो खड़ा होकर भेड़िए को जोर से दूर फेंकता है और फिर अपनी कमर से गन निकालकर उसे शूट कर देता है। गोली लगते ही भेड़िया वहीं ढेर हो जाता है। अथर्व को कई चोटें आई थीं, खासकर पीठ पर गहरा घाव, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं झलक रहा था। वो अब भी सीधा खड़ा था। ईशा भागकर उसके पास आई और गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अथर्व उसकी मासूम सूरत देखता रहा। उसके चेहरे पर अपने लिए चिंता देखकर वो कुछ पल खोसा गया। ईशा लगातार रो रही थी। उसने गुस्से से कहा, क्यों आए आप बीच में? वो मुझ पर अटैक करने वाला था, तो आप क्यों आए? देखिए कितनी चोट लग गई है आपको। ईशा के आंसू देखकर अथर्व को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने उसे कमर से पकड़कर सीने से लगाया और उसके बाल सहलाते हुए कहा, बस चुप हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। रोना बंद करो। अथर्व की बात सुनकर ईशा चुप तो हो गई, लेकिन वो अब भी सुबक रही थी। हेलो माय SR की फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं देख रही हूँ आपको स्टोरी पसंद आ रही है, पर ये क्या बात हुई? आपको स्टोरी पसंद आ रही है पर ना आप लोग लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अरे ये सब फ्री है यार, कर दिया करो, कुछ नहीं जाता इन सब में। और मैंने जो न्यू स्टोरी पोस्ट करी है वो कैसी लग रही है आपको? आई होप पसंद आ रही होगी। और इस कहानी पर आपका बहुत अच्छा प्यार जा रहा है और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और प्लीज़ यार अपना फीडबैक ज़रूर दिख के जाइए, क्योंकि ना इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है। बस इतना ही कहना था। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है? और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। बाय एंड टेक केयर।